हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं जेईई का एक और नया लेक्चर, ताजा तरीन लेक्चर जो बिल्कुल नए चैप्टर पर हमने स्टार्ट जो किया है उस पर बेस्ड है, स्टेट्स ऑफ मैटर का गैस लॉ, और वो भी गैस लॉ का पार्ट 1 हम यहां लेकर आए। क्योंकि देखो, ऐसा माना जाता है कि जो गैसेस होती हैं, जो भी गैसेस हैं आपके आसपास, एयर के फॉर्म में या वाटर वेपर जब बनता है वेपराइज होकर वोलेटाइल फॉर्म में, कोई भी गैस होगी उसको कुछ नियम का, कुछ कायदे कानून का पालन करना चाहिए। देखो, करना तो चाहिए, अब करते हैं कि नहीं करते ये तो आगे का मुद्दा है। ऐसे तो अपने लिए भी नियम कायदे कुछ बने हुए हैं, बट कहां अपन पूरी तरीके से फॉलो करते। क्लियर हो गया? बहुत सारे नियम कायदे बने हुए हैं, तुमने देखा ही होगा। जैसे ट्रैफिक के अगर तुम नियम जानोगे तो कम से कम 550 नियम होंगे, और उसमें से मुश्किल से हम 50-60 नियम फॉलो करते होंगे, उसके बाद तो बाकी फॉलो ही नहीं करते। तो नियम कायदे तो बने होते हैं और वो होने चाहिए, उनको फॉलो भी करना चाहिए, बट होता नहीं है ऐसा। फॉलो 100% सारे नियम फॉलो हो नहीं पाते। तो उसी प्रकार गैस के लिए भी कहा गया है कि भैया आपके लिए कुछ नियम बनाए गए जिनको हम गैस लॉस कहते हैं, और आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो क्या लॉ बनाए हैं, कैसे वो फॉलो करने चाहिए, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, और वो भी ये लेकर आए हम पार्ट 1। और क्या असल में वो गैसेस क्या वाकई उन लॉस को फॉलो कर भी लेती है, या वो भी हमारी तरह है, कायदे कानून को मतलब थोड़ा सा फॉलो कर ले, थोड़ा सा नहीं करे, कुछ ऐसा स्थिति है। तो वो सारी बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में, पार्ट 1 में, गैस लॉस में। और इसमें भी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला लॉ जो कि बॉयल्स लॉ होता है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था ये पहला नियम। बॉयल साहब का ये लॉ प्रेशर वॉल्यूम लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रेशर का साथ साथ वॉल्यूम का वेरिएशन हम देखते हैं। मतलब प्रेशर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम पर क्या असर होगा गैस के, उसकी हम बात करेंगे, और साथ ही बॉयल्स लॉ और उसके एप्लीकेशन की हम चर्चा करेंगे। समझ पड़ी ये बात? तो ये गैस लॉस को लेकर हमने पहला लेक्चर है हमारा, ये पार्ट 1 का गैस लॉस को, जिसमें हम बॉयल्स लॉ की चर्चा करेंगे। और इसके तुरंत बाद आपको पता है क्या होगा, इसके तुरंत बाद, लेक्चर के तुरंत बाद आपको डीपीपी मिलेगी, जो पहले तो आपको सॉल्व करना है, और अगर आपसे नहीं बने तो फिर उसका वीडियो सोल्यूशन रेफर करना है। जहां भी जो डाउट आए अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो जो भी डाउट आए उसको लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को आप रेफर करेंगे डीपीपी के। और डीपीपी कहां मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिलेगा डीपीपी का, तो वहां पर आपको डीपीपी डाउनलोड करने को मिलेगी, लिखा होगा डाउनलोड द डीपीपी फ्रॉम हियर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट। क्लियर हो गया? तो भैया रजिस्टर लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन बिल्कुल हाथ में होने चाहिए, और लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाने की आदत आप में आनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि अभी हम डीपीपी दे रहे हैं, फिर आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज आएगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, साथ ही हम लोग फिर वन शॉट रिवीजन करेंगे। टेस्ट सीरीज आपकी होने वाली है, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर बहुत जल्दी आपको एक फीचर मिलने वाला है, जहां पर आपको टेस्ट भी आप दे सकते हो, और उसका हर एक टेस्ट के क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप तक पहुंचाया जाएगा आफ्टर द टेस्ट। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और लोगों तक शेयर करें इस चैनल को। ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं भैया बॉयल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन को। पहले समझते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में कि बॉयल्स लॉ एक्चुअली है क्या और बताता क्या। इसको कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम लॉ भी, मतलब बॉयल्स लॉ का एक साथ ही साथ नाम होता है प्रेशर वॉल्यूम लॉ, क्योंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में कहानी है, तो इसलिए इसको प्रेशर वॉल्यूम लॉ भी कहा जाता है, प्रेशर वॉल्यूम लॉ भी कहा जाता है। सो दिस विल बी प्रेशर वॉल्यूम लॉ। अब देखो, जितने भी लॉज होंगे गैस लॉज, वो सब मेजरेबल प्रॉपर्टीज के पैरामीटर पे, मेजरेबल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में ही बनेंगे। यानी कि जो भी गैस लॉज आपके सामने हैं, वो हमने मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जो होती हैं, उन्हीं के टर्म्स में हमने सारे लॉज दिए। मतलब मैंने नहीं दिए, हमने नहीं, मतलब हमारे से मतलब है केमिस्ट्री ने दिए। ठीक है? और मेरी केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री है, तो फिर हम बोल सकते हैं। तो जितने भी लॉज दिए, जितने भी नियम दिए, वो सारे नियम आपको मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के दम पर मिलेंगे। और मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या क्या है? एक प्रेशर है, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, एक टेम्परेचर है,
और एक मास है, और मास को हमने कहा था किसके टर्म्स में डिनोट करते हैं जनरली, मोल्स के टर्म्स में। तो वी हैव मोल्स फॉर दिस, तो वी हैव मोल्स फॉर दिस। तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और मोल्स है, इनको हम मानते हैं दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज, दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। और सारे जो गैस लॉस बने हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड बने। सो दीज आर कॉल्ड एज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। और सारे जो लॉस बने वो इन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के, इन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टीज को समझकर बनाए गए हैं। तो दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया और मोल्स हो गए। सो दीज आर कॉल्ड योर मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें जो बॉयल्स लॉ है आपके सामने, वो इन दोनों को लेकर बनाया गया है। ये बॉयल्स लॉ है, प्रेशर वॉल्यूम का लॉ जो बोल रहा हूं मैं, वो बॉयल्स लॉ है। आगे चलकर आपको प्रेशर टेम्परेचर का एक अलग से लॉ मिलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर की जिसमें बात करेंगे, वो एक अलग लॉ होगा। फिर एक वॉल्यूम टेम्परेचर को लेकर एक अलग लॉ बनेगा, इसके लिए एक अलग लॉ बनेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। और फिर वॉल्यूम और मोल्स को लेकर, या कहना चाहिए मोल्स का इन सबसे एक अलग से लॉ मिल जाएगा, मोल्स का इन सबसे एक रिलेशन बनेगा, प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से, और वहां पर भी एक लॉ मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जितने भी गैस लॉज हैं वो सारे आपके मेजरेबल प्रॉपर्टीज के दम पर ही बने हैं और मेजरेबल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में ही बनाए गए, क्योंकि यही वो चार चीजें होती हैं जो आप गैस की नाप सकते हो। प्रेशर नाप सकते हो, वॉल्यूम नाप सकते हो, टेम्परेचर नाप सकते हो, या फिर मोल्स नाप सकते हो। तो जितने नियम बनाए गए हैं, या ये बोला गया है कि भैया ये वो नियम है जो फॉलो करने चाहिए हर गैस को, करे नहीं करे उनके ऊपर है, लेकिन करने चाहिए, वो सारे इन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में बनाए गए हैं। और उन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टी में प्रेशर वॉल्यूम का जो पहला लॉ है, ये हमने पार्ट 1 में यहां पर निकाला है, ये हमने पार्ट 1 में यहां डिस्कस किया है, जो कि प्रेशर वॉल्यूम का लॉ है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीवी लॉ। इसको बॉयल्स आपने दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया बॉयल्स लॉ। संपट पड़ी ये बात। अब ये क्या कहता है प्रेशर वॉल्यूम लॉ, इस बात को हम समझते हैं, और इस बात को थ्योरेटिकली तो चलो समझेंगे ही, प्रैक्टिकली पहले यहां पर बात कर लेते हैं अपन। पहली बात यह है कि भैया अगर आपके पास एक बैलून है, ठीक है, एक बैलून है फिल्ड विथ एयर, भरा हुआ है, अच्छा सा एयर से भरा हुआ है। सडनली आप क्या करते हो कि अगर उस पर एक प्रेशर लगाओगे, जैसे आप बैलून को बाहर से ऐसे स्क्वीज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर, आप एक्सटर्नल लगा रहे हो। तो एक्सटर्नल प्रेशर जैसे जैसे लगाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बैलून का कंप्रेस होगा, मतलब कम होगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि बैलून कंप्रेस होगा। हमने ऐसा 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 प्रेशर लगा दिया तो वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा प्रेशर लगा देंगे कि बैलून बर्स्ट भी हो जाता है, ऐसी तो बर्स्ट होता है, ऐसे हमने स्क्वीज कर दिया तो बर्स्ट हो गया वो। तो हुआ क्या एक्चुअली कि हम जब प्रेशर लगा रहे हैं और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मान लो वो धीरे 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 हमने उसका प्रेशर बढ़ाया, तो उसका वॉल्यूम धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि अंदर कौन है बैलून के, एयर, विच इज अ फॉर्म ऑफ अ गैस, मतलब उसमें बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हीलियम गैस का बैलून तुम भर देते हो जो हवा में उड़ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी लाइटर देन एयर होती है, तो वो हवा में उड़ जाता है। तो ये बेसिकली क्या रहता है कंसेप्ट कि ये जो गैसेस हैं, इनके ऊपर अगर आप दबाव बनाओगे, इनके ऊपर आप प्रेशर लगाओगे, तो ये अपना वॉल्यूम कम करेंगी, राइट। तो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस दौरान मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो फिर पूरी जिम्मेदारी प्रेशर को नहीं दे सकता। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा भी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी, मतलब बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी समझ कर रखी दिमाग में कि अगर किसी भी चीज का तापमान बढ़ाते हैं तो वो चीज फैलती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर मैं यहां बोलूं कि बैलून का मैं प्रेशर भी लगा रहा हूं, टेम्परेचर भी लगा रहा हूं, तो फिर तुम बोलोगे सर फिर वॉल्यूम किसके हिसाब से चलेगा, मन में सवाल आएगा। तो इस सवाल को खत्म करने के लिए अभी अपन एक काम करते हैं, अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अपन बोलते हैं भैया टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करा, अब बैलून जिस टेम्परेचर पे है वो कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि जिस बैलून, अभी तुमने बैलून को 5 डिग्री पे रखा था बाद में 50 डिग्री पे ले जाओगे, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो तुमने एक बैलून रखा जिस टेम्परेचर पे वो उसी पे रहेगा, अब तुम उस पर प्रेशर लगा रहे हो, इट मींस यू आर अप्लाइंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होगा, वो बैलून कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्रिंक होगा, बोले तो उसके अंदर की गैस अपना वॉल्यूम कम करेगी।
तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इनवर्सली डिपेंडेंट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस पर डिपेंड करता है प्रेशर पे, लेकिन इनवर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इनवर्सली क्यों कर रहा है? क्योंकि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है। प्रेशर रिलीज कर दो, बैलून से अपना हाथ हटा लो, धीरे 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 ऐसे हटाओ तो वो बैलून वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, राइट? उसके अंदर की जो गैस है वो एक्सपैंड होगी, जो वॉल्यूम है एयर का वो बढ़ेगा, तो प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, इनवर्सली हो गया। क्यों? एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है और एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये इनवर्सली है। बट इफ दैट हैपेंस विथ प्रेशर एंड वॉल्यूम at constant temperature, this is all about Boyle's law. This is what Boyle's law is all about. ये है Boyle's law। संपट पड़ा मोटे रूप में। और ये कहीं पे भी देख लो, जैसे कई बार कहते हैं हम लोग ये कहते हैं कि भाई सोडा बनता है, सोडा वाटर बनता है। सोडा वाटर क्या होता है? कुछ नहीं, पानी के अंदर अगर CO2 डिसॉल्व है तो दैट इज कॉल्ड एज सोडा वाटर। तो वाटर विच कंटेन्स CO2 इज नोन एज सोडा वाटर। तो भैया उसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो गई कैसे? हाई प्रेशर लगा के। तुमने देखा होगा, तुम देखना कई बार सोडा वाले वेंडर्स होते हैं मार्केट में घूमते रहते हैं, या आपने कभी वो सोडा वाला जो जूस आता है या जो ड्रिंक आता है सोडा ड्रिंक्स वो पिया होगा मार्केट में। तो वो सोडा बनाते हैं, वो एक कांच की बोतल रहती है, उसमें पानी भर देते हैं और उसको एक मशीन में डालते हैं और ऐसे यूं 2 बार पुश करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? प्रेशराइज CO2 चला जाता है। क्योंकि उनको भी मालूम है कि हाई प्रेशर पर, जितना हाई प्रेशर पर CO2 होगा उतना उसका वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो CO2 उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। जैसी वॉल्यूम कम होगा तो उसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो मोर यू अप्लाई द प्रेशर, मोर CO2 विल गोइंग टू डिसॉल्व इन दैट वाटर। तो उतना अच्छा वो क्या बनेगा हमारे लिए? उतना अच्छा सोडा वाटर बनेगा। तो भैया वो नींबू शिकंजी बेचने वालों को भी पता है कि नींबू शिकंजी में अगर हमें सोडा बनाना है तो उस सोडा को हाई प्रेशर पे डालना पड़ेगा। जब हाई प्रेशर पे डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम नींबू शिकंजी में वॉल्यूम कम होकर वहां पर अंदर बैठ जाएगा। जैसी प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो वॉल्यूम अंदर चला जाएगा। संपट पड़ गई क्या बात? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हर एग्जाम्पल ने हमको एक बात यह समझाई है कि अगर टेम्परेचर रखा है हमने कांस्टेंट, और अगर गैस पर बना रहे हैं दबाव, बोले तो प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम करेंगे एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया दैट Boyle's law is stated as at constant temperature, पहली लाइन में इनने बोल दिया कांस्टेंट टेम्परेचर, the volume of a definite mass of gas is inversely proportional to its pressure. Absolutely correct. The volume of any gas, it's inversely proportional to its pressure. तो इसका मतलब ये हो गया, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, यानी कि जो गैस का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो उस गैस पर लगने वाले प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है? क्योंकि देखो वॉल्यूम जो होगा वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, इट्स नॉट द प्रेशर जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। भैया सिंपल सी बात है, प्रेशर तो तुम्हारे हाथ में, बैलून को कितने दबाव से तुम दबाना चाह रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हारे जो लगाए गए प्रेशर होगा वैल्यू, उस पर वो वॉल्यूम डिपेंड करेगा, उस पर वो वॉल्यूम निर्भर करेगा गैस का। तो मतलब क्या हो गया? बहुत सिंपल सा खेल हो गया, जितना प्रेशर आप लगाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम को बदलना होगा प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर नहीं बदलेगा वॉल्यूम के हिसाब से। तो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया, वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंडेंट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। और ये कब होगा? पहला तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और साथ में एक और बात सुनो, कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ गैस का मास भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखो क्लियर लिखा डेफिनेट मास ऑफ गैस। क्योंकि मास अगर बदल गया तो फिर तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो अगर तुम ज्यादा मास लाओगे गैस का, मतलब गैस का वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगा, फिर प्रेशर लगाने से कम नहीं होगा, वो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने मास बढ़ा दिया, और मास घटा दिया तो और कम हो जाएगा। तो फिर कैसे पता चलेगा कम हो रहा है तो प्रेशर लगने से कम हो रहा है या मास के कम होने से कम हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है?
क्योंकि मास भी वॉल्यूम में रोल निभाता है। और अगर तुम्हें वॉल्यूम पर इंपैक्ट देखना है सिर्फ प्रेशर से, कि भैया हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर बदल रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम पे इंपैक्ट आ रहा है, हम सिर्फ इनका रिलेशन जानना चाह रहे हैं, तो फिर जितनी चीजें बाकी बच गई मेजरेबल प्रॉपर्टी में, उन्हें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब 4 चीजों में 2 का रिलेशन देख रहे हो तो बाकी 2 को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो तुम्हें मास कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो मास का असर हो जाएगा वॉल्यूम पर। अगर तुमने मास चेंज कर दिया तो फिर वो सिर्फ प्रेशर से चेंज नहीं होगा, मास से भी चेंज हो जाएगा। इसलिए बेहतर रहेगा हम मास को भी कांस्टेंट रखेंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, अब मास किसकी आड़ में आता है? मोल्स की आड़ में, क्योंकि मास डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, तो मोल्स के रूप में आता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट मोल्स पर यह रिलेशन बिल्कुल वैलिड है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। यहां से क्या करें, यहां से हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम को मान लेते हैं V और प्रेशर को मान लेते हैं P। तो वॉल्यूम को मान लेते हैं V और प्रेशर को मान लेते हैं P, तो V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो विल गेट दिस एज कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो लेट दैट कांस्टेंट बी K, तो इट विल बिकम K बाय P। तो V इक्वल टू K बाय P। और ये सब हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे। ना हम टेम्परेचर बदल रहे हैं ना मोल्स ऑफ गैस बदल रहे हैं। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और V इज इक्वल टू K अपॉन P। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इधर से हम ये कह सकते हैं दैट PV इज इक्वल टू K, वेयर K इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कौन है, कहां से आया, क्या वैल्यू रखता होगा, ये सब चर्चा करेंगे। अभी सारी बात करनी है, बट फिलहाल हमने इक्वेशन एक बना ली विच इज कॉल्ड एज PV इक्वल टू K विच इज अ कांस्टेंट, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज बॉयल्स इक्वेशन। और भैया ये जो इक्वेशन होती है हमारी, हम इसे बॉयल्स इक्वेशन कहते हैं, PV इक्वल टू K कांस्टेंट। क्योंकि देखो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन पर है, तो कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर के घटने से वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा एक कांस्टेंट K के बराबर होगा। तो PV इक्वल टू K एंड कांस्टेंट के बराबर होगा। अब ये कांस्टेंट कौन होगा इस पर चर्चा करते हैं, बट दिस इंप्लाइज PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से हम ये बात बिल्कुल बोल सकते हैं स्टार लगाकर, दैट प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होगा, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। और ये बात बाकायदा हम स्टार लगाकर बोल रहे हैं, यानी कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। समझ आया? तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और V इक्वल टू K बाय P, तो PV इक्वल टू K कांस्टेंट। अब यहां से आप एक और बात बोल सकते हो कि जो प्रेशर हो गया वो K टाइम्स ऑफ 1 अपॉन V भी हो गया। आप ये भी बोल सकते हो K टाइम्स ऑफ 1 बाय V भी हो गया। मतलब देखने पर लग रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, बट हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बाय V प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1 बाय V नहीं, 1 बाय V। तो 1 बाय V रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो 1 बाय V भी बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो 1 बाय V भी घटेगा, और 1 बाय V के साथ जो होगा उसका ऑपोजिट V के साथ होगा, क्योंकि 1 बाय V इज अ रेसिप्रोकल ऑफ V। तो तुम कहते हो प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम होगा, जाहिर सी बात है। या कह लो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो 1 बाय V बढ़ेगा, क्योंकि 1 बाय V बढ़ना मतलब V का घटना, क्योंकि उसके 1 बाय V रेसिप्रोकल है। अगर V कम होगा तो 1 बाय V बढ़ रहा होगा, इसका मतलब ये हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आगे चलकर तुम्हें रिलेशन प्रेशर और 1 बाय V का भी देखना है। प्रेशर और V का ठीक है, लेकिन जो 1 बाय V के साथ होगा वो रेसिप्रोकल जो रिलेशन होगा वो आएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है गैस का? कम होता है, 1 बाय V बढ़ेगा। प्रेशर घटाने से वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ेगा, तो 1 बाय V कम होगा। तो 1 बाय V वैसे ही चलेगा जैसे P चलता है, और V उल्टा चलेगा जैसा P चलता है। P बढ़ेगा तो V घटेगा। क्लियर हो गया? तो P इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 1 बाय V। ये सारी चीजें हमें यहां पर आई हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अब एक और तरीके से समझेंगे, यहां पर समझेंगे एक और तरीके से।
इसका मतलब यह हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ P इंटू V है दैट इज इक्वल टू K विच इज अ कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम आप कितना भी चेंज कर लो, लेकिन P इंटू वी का जो प्रोडक्ट होगा वो कभी चेंज नहीं होगा और वो कांस्टेंट रहेगा। बस प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ेगी उतना ही घटेगी। और ये लॉ कहते हैं हर गैस को फॉलो करना चाहिए, बट असल में नहीं करते। नियम बनाए तो काफी है लेकिन फॉलो कोई करता नहीं है। लेकिन ये नियम है जो बना है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा। मेरे पास मान लो एक कंटेनर है, उसमें मैंने एक गैस फिल्ड कर दी। तो देयर इज अ गैस फिल्ड इनसाइड दिस कंटेनर। तो ये गैस मैंने इसके अंदर फिल कर दी। ये कोई भी गैस हो सकती है एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ दोज गैसेस। अब मैंने इसका टेम्परेचर बड़ा कांस्टेंट रखा है और इसको एक फिक्स्ड मास पर मैंने इसको रखा हुआ है। मतलब इसका जो मास है वो भी इवन क्या है, फिक्स्ड है। और जो कंटेनर है इसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन है। ये कंटेनर है जिसके अंदर ये एक मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, अभी मैंने मानकर चलो एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऊपर से लगाया है। मतलब ऊपर से यहां पर एक प्रेशर लग रहा है जो कि एयर का प्रेशर लगेगा एंड दैट विल बी वेरी नॉर्मल, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं यहां से मान लेता हूं एक प्रेशर लग रहा है दैट इज P1, दैट इज P1। इस कंटेनर का एक अपना वॉल्यूम होगा जितना ये नीचे दिया हुआ है, मतलब वही गैस का वॉल्यूम होगा क्योंकि गैस ने पूरा वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया होगा। सो इफ द प्रेशर इज P1, लेट्स अज्यूम द वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1। इस प्रेशर पर वॉल्यूम V1 है एंड दिस इज एट पॉइंट A, द पिस्टन इज एट पॉइंट A। ये पिस्टन A पॉइंट पर है। ठीक है, तो कैन वी राइट P1 is equal to K times of 1 by V1, or we can say P1 V1 will be equal to K, which is a constant. So we have this as P1 V1 equal to K, which is a constant, and let this be equation 1. तो P1 V1 equal to K constant, which is equation 1. अब सडनली मैं क्या करता हूं, मैं इस पर प्रेशर बढ़ा देता हूं। ये स्टेट 1 थी, दिस वाज स्टेट 1। अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर बढ़ा देता हूं। सडनली मैंने और प्रेशर लगाया, कुछ प्रेशर बढ़ा दिया एंड द न्यू प्रेशर इज P2। मैंने दबाव बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, मैंने नया प्रेशर लगा दिया P2। सो नाउ आई एम अप्लाइंग मोर प्रेशर देन द अर्लियर वन। तो मैं ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं। तो नाउ स्टेट 2 ध्यान से देखेंगे यहां पर। ये रहा वो कंटेनर, ध्यान से देखेंगे। ये रहा वो कंटेनर, इसके अंदर अभी भी गैस वो है, बट चूंकि अब ज्यादा प्रेशर पर है तो वो गैस थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, थोड़ी सी सिकुड़ेगी। तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास भी आ जाएंगे और कम जगह पे उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब ये कम उस पर आ गए, यहां पर आ गए। क्लियर हो गया? तो ये मैंने मास सेम रखा है, मैंने टेम्परेचर सेम रखा है, मैंने कंटेनर में कुछ नहीं किया, ना टेम्परेचर बढ़ा ना कुछ बदला। मैंने बस उसी गैस पर, उसी टेम्परेचर पर, उतनी ही मास पर प्रेशर बढ़ा दिया। नाउ माय न्यू प्रेशर इज P2 and hence the new volume will be V2, and let's say this is B। पहले वो कहां थी, यहां कहीं A पर थी, यहां पहले कहीं A पर थी। तो this was the earlier state which was A, but now it has come to B। तो ये A से कहां आ गई, B पर आ गई। B पर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज P2, और जो नया वॉल्यूम होगा वो होगा V2। नया वॉल्यूम जो होगा वो होगा V2, कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर हमने बढ़ा है। वी आर अज्यूमिंग दैट P2 इज मच मोर देन P1, सो यहां पर V2 जो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो दिस विल बी V2। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर ये हमारा V2 आ जाएगा।
क्लियर? तो दिस विल बी V2. नाउ P2 आ गया V2 से, मतलब P2 से प्रेशर से इसका वॉल्यूम V2 आ गया, लेकिन दोनों तरफ क्या चीज है? कांस्टेंट थी. एक तो गैस का मास मैंने चेंज नहीं किया था और टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं किया था. सो दिस अकर्स एट दिस ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. ये स्टेट 2 है, तो दिस ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 अकर्स थ्रू कांस्टेंट टेम्परेचर, अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास. And mass means what? Moles. So at constant temperature and moles. So can I write another equation which is P2 will be equal to K times of V2. So we have this as P2 equal to K times of 1 by V2. So this implies P2 into V2 will be equal to K, which is also a constant and that too a same constant. Because constant तो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, जो पहले भी वही आएगा जो बाद में आया है, जो वही आएगा जो P1 V1 में आया वही P2 V2 में आएगा, तो दोनों कांस्टेंट सेम है. और ये अगर इक्वेशन 2 है और अगर इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर करें तो दोनों में आपके जो कांस्टेंट्स है वो सेम है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इक्वेट 1 and 2. So you can equate 1 and 2. So this can be written as from 1 and 2, from 1 and 2, first or second equation say what you can interpret is P1 V1 will be equal to P2 V2 because they both are equal to some constant which is nothing but K. So we can write it as P1 V1 equal to P2 V2 which is equal to some constant and that constant is nothing but K. So we can write it as P1 V1 equal to P2 V2 equal to K. समझ में आया? ये इक्वेशन बनती है बॉल्स इक्वेशन. और इसका मतलब यह हुआ कि आप स्टेट 3 भी ले आते, आप तीसरा प्रेशर ले आते, तीसरा वॉल्यूम आता P3 V3, तब भी उनका प्रोडक्ट आपस में कांस्टेंट K के बराबर होता, प्रोवाइडेड अगर आपने टेम्परेचर और गैस का मास चेंज बीच में ना किया हो. तो जितनी बार भी तुम प्रेशर लगाओगे बढ़ाओगे उतनी बार वॉल्यूम घटेगा, लेकिन हर बार प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहेगा. और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि जितनी बार तुम प्रेशर घटाओगे कम करोगे उतनी हर बार वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन फिर भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा. तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो सेम है. So from this we can also interpret, सारी प्रेशर टर्म्स एक तरफ ले जाते तो P1 upon P2 will be equal to V2 upon V1. हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. This is also we can interpret that P1 upon P2 will be equal to V2 upon V1. और ये सारी चीजें हम यहां से बिल्कुल निकाल सकते हैं जो कि बिल्कुल थ्योरेटिकली एस्पेक्ट में 100% ट्रू होंगी. So this is what we are having as P1 upon P2 will be equal to V2 upon V1 and this is what we'll be getting as the final equation. समझ में आया पूरी चीज? ये पूरी चीज क्लियर हो गई थी? एक एक करके सबका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले. अभी इस पर और आगे चर्चा करनी है. ये कांस्टेंट के बारे में जानना है, ग्राफ के बारे में समझना है, सारी बात करते हैं. पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो. अब इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो. क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? तो यहां पर हमने दो स्टेट्स को कंपेयर करा है. आप दो नहीं 200 स्टेट्स को भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन हर बार प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम बढ़ेगा. प्रेशर और वॉल्यूम का ये प्रोपोर्शनैलिटी ये समझाती है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्योंकि प्रेशर दुगना तो वॉल्यूम आधा, तो 2 into 1/2 कैंसिल, 1 ही आ जाएगा. प्रेशर आधा वॉल्यूम दुगना तो फिर 1/2 into 2 आपका 1 ही आ जाएगा. तो अल्टीमेटली जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा, कितनी भी स्टेट्स ले जाओ वहां पर वो कांस्टेंट होगा, तो इट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट K. ठीक है? तो यही सारी चीजें अपने यहां पड़ी हुई है, यही सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं. सो एट अ टेम्परेचर T द वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस, और डेफिनेट मास देख लो, इन्होंने क्लियर बोल दिया डेफिनेट मास है मतलब 100%. टेम्परेचर तो कांस्टेंट है क्योंकि T टेम्परेचर बोल दिया, तो मतलब यहां पर बोल दिया कि मोल्स भी कांस्टेंट है, मोल्स भी. तो दो चीजें कांस्टेंट चल रही हैं,
दो चीजें कांस्टेंट चल रही हैं, एक मोल्स और एक टेम्परेचर। और यहां जो कांस्टेंट आ रहा है, ये जो कांस्टेंट वर्ड आ रहा है, ये जो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू K कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट में 100% हमारे वो दो पैरामीटर होंगे जिनको हमने कांस्टेंट रखा है। किनको रखा है हमने कांस्टेंट? मोल्स को रखा है और टेम्परेचर रखा है। तो ये दोनों चीजें यहां पर इन्वॉल्व होंगी, 100% यहां पर इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, सो डेफिनेट मास मोल्स कांस्टेंट है ऑफ अ गैस इज V, वॉल्यूम उन्होंने मान लिया कि V है, और जो प्रेशर है वो P है। देन एज पर बॉयल्स लॉ वी कैन राइट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और V इक्वल टू K बाई P और PV इक्वल टू K। तो PV इक्वल टू K विच इज अ कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहां पर फिर आगे चले वो एट द सेम टेम्परेचर T, the volume of a given mass of a gas is V1 and pressure P1 and V2 at pressure P2, then by Boyle's law we can write P1 V1 equal to P2 V2। सारी चीजें हम लिख चुके हैं, यही सारी चीजें प्री रिटन फॉर्मेट में आई है, बट यही वो सारी चीजें जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो दिस इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। और दो स्टेट की बात नहीं है, 200 स्टेट भी होंगी तो भी ये इक्वेशन आएगी, P3 V3 इक्वल टू P4 V4 इक्वल टू P5 V5 एंड सो ऑन, करते जाओ। संपट पड़ा ये बात, ये चीज है। अब इसमें एक और चीज देख सकते हो आप कि जब हम लिखते हैं P V इक्वल टू K, सो वी कैन ऑल्सो राइट P इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 1 बाय V। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इनवर्स रिलेशन तो है, लेकिन हम यह भी बोल सकते हैं कि P का 1 बाय V से डायरेक्ट रिलेशन है। V से इनवर्स से समझ में आया, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, इनवर्स है ये। लेकिन 1 बाय V से तो डायरेक्ट हुआ ना, 1 बाय V। व्हाट इज 1 बाय V? रेसिप्रोकल ऑफ V, वॉल्यूम का रेसिप्रोकल। तो कोई चीज अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका 1 बाय V कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो 1 बाय V बढ़ेगा, रेसिप्रोकल है भाई। तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। तो यहां से मैं बिल्कुल इसको इंटरप्रेट कर सकता हूं, और ये बहुत सारे ग्राफ को समझाने में भी मदद करेगा। तो आप यहां से एक और बात लिख सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। ये मैं लिख देता हूं यहां से कि, या फिर लिखो 1 बाय V इज 1 बाय वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। 1 बाय V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और वॉल्यूम इज इनवर्सली, या 1 बाय V इज डायरेक्टली, कुछ भी बोल सकते हो आप। 1 बाय V और V क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो ये भी हमें एक ग्राफ को समझने में मदद करेगा। कौन से ग्राफ, कैसे ग्राफ, आगे चर्चा होगी, लेकिन ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। संपट पड़ा भी फिलहाल, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये जो लिखा है पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो प्री रिटन फॉर्म में। ओके, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर, यहां पर ये भी लिखा हुआ है आपके सामने। ओके, तो क्लियर हो गया यहां पर। तो 1 बाय V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड दिस विल बी द फाइनल थिंग दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर। अब आते हैं ग्राफ। तो इक्वेशन से हमें समझ में आ गया प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा उसका K से कांस्टेंट है, और K कैन बी रिटन एज P इक्वल टू K अपॉन V। तो वी नो दैट PV इक्वल टू K, so this implies P equal to K by V. If we plot a graph of pressure versus volume, we'll get this as rectangular hyperbola. ये rectangular hyperbola मिलेगा, which indicates जैसे जैसे प्रेशर आप कम करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा। कोई भी चीज समझ सकते हो, और ये आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच इज प्लॉटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे T1 आ गया तो ये आ गया, T2 आ गया तो ये आ गया, ये चीज हो गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि P और V का इनवर्स रिलेशन आपको यहां मिलेगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कैसे बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इधर देख लेंगे। तो वी हैव दिस एज P प्रेशर, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अभी वॉल्यूम का बताया, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का कैसे बनेगा, बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मान लो यहां पर एक प्रेशर पर है, पर्टिकुलर प्रेशर पे वॉल्यूम है V1 समथिंग, कुछ वॉल्यूम है यहां पर। अब यहां से प्रेशर बढ़ाओगे तो सडनली वॉल्यूम विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, वॉल्यूम पीछे आएगा। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम पीछे आएगा, तो जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम जो होगा वो पीछे आएगा।
तो ऐसे पीछे आएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म करेगा इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म होगा। तो यहां से अगर हम शुरू करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म होगा, ये इस तरीके का, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड दिस विल बी प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। ये T1 इस दौरान कहीं भी टेम्परेचर चेंज नहीं करा, कहीं पे भी, और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा ये K के बराबर होगा ऑलवेज, और इस दौरान आप कहीं पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। अगर टेम्परेचर चेंज कर देते हो तो प्लॉट ही अलग हो जाएगा, वो जो कर्व बन रहा है वो कर्व ही अलग हो जाएगा अगर टेम्परेचर बदल रहे हो। सपोज करो तुम दूसरे टेम्परेचर T2 पे निकाल रहे हो तो T2 पर ऐसा कर्व आ जाएगा, ये कर्व आ जाएगा। तो दिस विल बी एट T2 टेम्परेचर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस विल बी एट T2 टेम्परेचर, और T3 कर दिया तो और यहां पर कर्व बनेगा। अब T1 T2 T3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है सारी बातें करेंगे, क्योंकि आपसे ये भी पूछेंगे इनमें से T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी उसको हम समझाएंगे एक अलग से ग्राफ में। फिलहाल के लिए ये एक T1 पे बनिया है कर्व। अगर मैं कर्व बोलूं A कर्व है तो A कर्व जो बना है वो मेरा T1 पे बना है, ये A कर्व मेरा T1 पे बना है, और B कर्व जो बना है वो T2 पे बना है। तो B कर्व जो बना है T2 पर, उस दौरान हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये जो D2 पर B कर्व बना है उस दौरान 100% टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो T2 ही टेम्परेचर रहेगा, A कर्व पर हमेशा T1 टेम्परेचर रहेगा, तब आपका ये प्लॉट बनेगा। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज प्लॉट। क्लियर हो गया? अब अगर मुझे इनवर्सली का भी बनाना है 1/v, मतलब 1/v का रेसिप्रोकल ऑफ v का कर्व बनाना है, तो आई गेट दिस एज अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी यहां देखते हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी ध्यान से देखना। अब मैं कर्व बना रहा हूं किसका, प्रेशर वर्सेस 1/v का। ध्यान से देखेंगे, दिस टाइम इधर प्रेशर है बट इधर वी हैव 1/v। सो ये कर्व बनेगा हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 1/v प्लस 0, 1/v प्लस 0। वी कैन कंपेयर इट विथ y इक्वल टू mx प्लस c विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू mx प्लस c से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो y की जगह P यानी कि प्रेशर, तो y एक्सिस पर प्रेशर आ रहा है सब जगह, x एक्सिस पर 1/v, तो वी आर दिस इज ऑन x एक्सिस 1/v, ये 1/v आ रहा है सब जगह। x इज द स्लोप जो k होगा, और इंटरसेप्ट 0 है, c जो y इंटरसेप्ट होता है वो 0 है, मतलब जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होगी। ऑलवेज रिमेंबर, ये बात ऊपर गांठ बांध के स्टार बनाकर लिख लो कि अगर कभी भी c जिसको हम y का इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसको हम y का इंटरसेप्ट बोलते हैं, अगर वो 0 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन है इट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। तो इट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास हो रही है, और ओरिजिन से पास हो रही है तो भैया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना दो आप यहां से। ये रहा आपका कर्व, ये कर्व है, ये है आपका कर्व विच इज इक्वल टू P इक्वल टू K इंटू 1/v प्लस 0 का। अब इसमें क्या दिख रहा है, प्रेशर बढ़ाने से 1/v बढ़ रहा है डायरेक्टली। द मोर यू इंक्रीज द प्रेशर द मोर 1/v विल गोइंग टू इंक्रीज, द मोर यू इंक्रीज द प्रेशर द मोर 1/v इंक्रीज। 1/v इंक्रीज मींस v डिक्रीज, v घटेगा, तो 1/v के डायरेक्टली हो गया, और ओरिजिन से पास हो रहा है, दिस इज ओरिजिन ना, तो यहां से पास होगा। इसका स्लोप पर अभी मैं काफी देर तक चर्चा करूंगा, अभी आगे चलकर हम स्लोप की बहुत देर तक बात करेंगे, बट इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी इक्वल टू K। जो स्लोप होगा वो फिलहाल K होगा, जो कि वो एक कांस्टेंट है ना, वो है, क्योंकि m की जगह पर K आ रहा है, तो स्लोप m होता है स्ट्रेट लाइन में, यहां m की जगह K है तो यहां पर स्लोप K हो गया। अब ये K क्या है इस पर चर्चा करेंगे, और स्लोप से हमें वो क्या इंफॉर्मेशन देगा उसकी बात करेंगे, बट इतना समझ में आया, क्लियर हो गया। तो दिस इज स्लोप विच इज इक्वल टू K, और ये हमारा कर्व बन गया। सो दिस इज P वर्सेस 1/v, मैं लिख देता हूं सारी चीजें। दिस वॉज प्रेशर वर्सेस 1/v, ठीक है, दिस वॉज प्रेशर वर्सेस v, और ये भी वही है, ये बस मैंने बनाया प्रेशर वर्सेस v। क्लियर हो गया। तो ये प्रेशर वर्सेस v है, जबकि वो प्रेशर वर्सेस 1/v है।
ये ग्राफ्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े काम के होते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज ग्राफ, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो कर्व बना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बट इफ यू टॉक अबाउट प्रेशर एंड 1/वॉल्यूम, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा k और जिसका y इंटरसेप्ट होगा 0, क्योंकि c की वैल्यू 0 है। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड, equation 1 can be represented graphically by plotting pressure or as ordinates and the corresponding volumes as abscissa. So we have abscissa as volume and pressure as ordinates, y-axis or x-axis. The nature of the curve is rectangular hyperbola. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कर्व कौन सा बनता है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल के कर्व्स हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देते हैं, तो दे फॉर्म रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द जनरल टर्म आइसोथर्मल और आइसोथर्म यूजेस। आइसोथर्मल और आइसोथर्म क्यों यूज करते हैं इन कर्व्स के लिए? दीस कर्व्स आर कॉल्ड एज आइसोथर्म क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर्व ऑब्टेन हुए, तो इसको हम आइसोथर्म कर्व्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा कर्व कहते हैं? आइसोथर्म कर्व्स कहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये भी आइसोथर्म ही है, क्योंकि प्रेशर भले 1/v के साथ देख रहे हो आप, लेकिन है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर मीनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दीज प्लॉट्स। सो वी डिस्क्राइब दीज प्लॉट्स बाय दिस आइसोथर्म वर्ड। तो ये कर्व आइसोथर्म कर्व माने जाते हैं। क्लियर हो गया? अभी ये बात हो गई हमारी प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को लेकर, ठीक है। बट अभी भी मन में वो कहीं ना कहीं चीज चल रही है, सर वो के क्या है, उस कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आएगी, उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो इतने पार्ट का। तो अब यहां पर ये कर्व हमने देख लिया। अब वो कांस्टेंट जो k है उसकी बात समझते हैं, और वो अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का, खासतौर से प्रेशर और 1/वॉल्यूम का कर्व प्लॉट करेंगे, तो कौन सा टेम्परेचर पे कौन सा कर्व बनेगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजों पर अब चर्चा करते हैं। उसके लिए यहां पर थोड़ा सा चीजें देखेंगे। पहली चीज तो जब हम कहते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा एक कांस्टेंट k के बराबर होता है, तो इस k में कौन कौन सी चीजें इनकॉर्पोरेट होती है पहले अपन समझते हैं। यानी कि k किन फैक्टर पर चलेगा, ये कांस्टेंट है क्या, उसकी हम बात करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको आगे का ये चीज समझनी पड़ेगी कि आगे हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो कुछ नहीं इन्हीं लॉ से बनी है। ये जो गैस लॉज हैं, इन्हीं लॉज को मिलाकर हमने वो इक्वेशन बनाई है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब वो आगे आएगी क्योंकि यही गैस लॉज सब मिल गएंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस आपको इतना समझना है कि थोड़ी देर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन ये मानकर चलो जो मैं बता रहा हूं वो है, कैसे आई वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, जो क्या होती है, विच स्टेट्स दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां क्या होगा पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये तुमको पहली बार इक्वेशन आई है। ये कैसे आई है ये मैं बताऊंगा, बकायदा डिराइव करके बताऊंगा, बट वो आगे का टॉपिक है। लेकिन अगर तुम्हें इस के कांस्टेंट के बारे में जानना है तो फिर इसको थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये गैस के लिए होती है, और कहते हैं दुनिया की कोई भी अगर गैस बड़ी आदर्श है, बोले तो आइडियल है, हर नियम और कायदे कानून का पालन करती है, जो कि असल में नहीं करती है, लेकिन अगर पूरे कायदे कानून का पालन करती है तो वो गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं, बड़ी आदर्श गैस होती है, और वो इस इक्वेशन को फॉलो करती। पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो इस इक्वेशन को फॉलो करती, और इस इक्वेशन में सारे लॉस शामिल हो गए। पीवी का लॉ जो बॉयल्स लॉ है, इसके बाद वीटी का लॉ, इसके बाद पीटी का लॉ, इसके बाद मोल्स का सारे लोगों के साथ रिलेशन, सब कुछ इस इक्वेशन में शामिल हो गया, और ये इक्वेशन बना दी गई अल्टीमेटली आइडियल गैस इक्वेशन। तो कहो कि सारे लॉस को कोई गैस फॉलो करे या इस इक्वेशन को फॉलो करे, बात एक ही है, क्योंकि सारे लॉ से इक्वेशन बनी है। अब इसमें कौन सी चीज क्या है पहले यहां चर्चा कर लो। P इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस है उसका प्रेशर है, सो इट विल बी प्रेशर ऑफ गैस। जो वॉल्यूम V है वो नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ गैस, तो V इज नथिंग बट इट्स अ वॉल्यूम ऑफ गैस, जिस गैस की आप बात कर रहे हो उसका वॉल्यूम है। N नथिंग बट द मोल्स ऑफ गैस, जो मास के टर्म्स में चलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मोल्स ऑफ गैस। N जो होगा वो मोल्स ऑफ गैस होगा, सो दिस विल बी मोल्स ऑफ गैस। R जो होगा दैट विल बी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इट विल बी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या कैलोरीज में देखोगे तो 1.99 समथिंग होती है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल मान लेते हैं। तो दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टेम्परेचर जो टी है वो आपका टेम्परेचर होगा गैस का। सो इट विल बी टेम्परेचर ऑफ गैस। तो हियर वी हैव दिस एज टी विच इज नथिंग बट योर टेम्परेचर ऑफ गैस। ये पीवी इक्वल टू एनआरटी हर आइडियल गैस फॉलो करती है। अब अगर उस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करें, हमारी इक्वेशन को, ये बॉयल्स इक्वेशन थी हमारी, ये जो हमारी इक्वेशन थी दैट वाज बॉयल्स इक्वेशन। तो अगर हम बॉयल्स इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां से क्लियर दिख रहा है, अगर हम इसको बॉयल्स इक्वेशन से यहां से कंपेयर करें तो यहां से हमें क्लियर दिख रहा है। तो एज पर दिस इफ वी कंपेयर बॉयल्स इक्वेशन विथ आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स इक्वेशन with ideal gas equation, we observe, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे यहां पर ऑब्जर्वेशन को, कि पीवी और पीवी तो यहां पर है, जो कांस्टेंट के होगा वो एनआरटी के बराबर है। वी ऑब्जर्व दैट कांस्टेंट के इज इक्वल टू नथिंग बट एन आर टी। तो ये जो कांस्टेंट के ये एनआरटी के बराबर है, मतलब ये कांस्टेंट के जो आ रहा है वो एनआरटी के बराबर आ रहा है। व्हाट डज दैट मीन, कि जो कांस्टेंट के है वो जो मोल्स जिसको आपने कांस्टेंट रखा था, मतलब मास आपने कांस्टेंट रखा था, डेफिनेट मास आप बोलते थे लॉ में, बॉयल्स लॉ में, वो उसका प्रोडक्ट कर दो आर से, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो कि आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बड़ी फिक्स है 8.314। ये कैसे आई है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, इसको बकायदा निकालेंगे। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में कैसे आया बात करेंगे, जो कि आर कांस्टेंट वैल्यू है, और टी जो है वो भी आपने बोला कांस्टेंट रखोगे। आपने खुद ही कहा था टेम्परेचर आप सेम रखोगे, बॉयल्स ने कहा था कि टेम्परेचर सेम रखना चाहिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखोगे। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये कांस्टेंट हो गया एनआरटी के बराबर। क्लियर हो गया। अब ये जो कांस्टेंट के था ये एनआरटी के बराबर है, मतलब कभी आपको कांस्टेंट निकालना होगा तो ये मोल्स एन इंटू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टी उस टेम्परेचर के बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये सारी चीजें आपको इक्वल मिलेंगी, एन आर और टी, ये कांस्टेंट के बिल्कुल इक्वल आएगा। तो आपका एन की, आपको के की वैल्यू पता चल गई एनआरटी। तो यहां पर कभी भी आप लिखते थे प्रेशर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 1/v, तो इसका मतलब ये हो गया इस के में सारी चीजें इंक्लूड हो गई। ये जो के हो गया ये नथिंग बट योर एनआरटी हो गया, दिस के इज नथिंग बट योर एनआरटी। तो ये के कुछ नहीं हो गया, आपका एनआरटी के बराबर हो गया। अब हम लोग कर्व की बात कर लेते हैं। हमने जो कर्व बनाया था याद करो, प्रेशर और 1/v का। हमने जो कर्व बनाया था किसका, प्रेशर और 1/v का, 1 वॉल्यूम का। तो क्या बना था इधर देखेंगे तो वी हैड दिस एज प्रेशर, यहां पर था, और यहां पर था हमारा 1/v, नॉट v, बट हियर इट वाज हैविंग 1/v। तो यहां पर हमारा 1/v था, और हमने बोला था कि कंपेयर करेंगे इसको तो एक इक्वेशन बनेगी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर हो सकेगी, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर हो सकेगी तो ये बनेगा। तो ये हमारा सी इंटरसेप्ट हो गया जो कि 0 हो गया, यानी कि लाइन ओरिजिन से पास हुई, और ये हमारा एक कर्व हो गया 1/v का। इसमें याद करो हमने स्लोप कहा था कुछ, स्लोप क्या होगा अभी चर्चा करते हैं इसकी। स्ट्रेट लाइन आपने अगर पढ़ी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है वो एंगल जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनता है उस स्ट्रेट लाइन का। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा एंगल, उसको हम स्लोप कहेंगे, एंड दैट स्लोप विल बी इक्वल टू के। हमारा आ रहा था, यहां पर आ रहा था, अगर आप देखो ये रहा स्लोप के बराबर आ रहा था, वो के अब हमें पता चल गया किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर है। मतलब ये स्लोप जो हो गया वो एनआरटी के बराबर हो गया।
ये जो स्लोप हो गया वो के एनआरटी के बराबर हो गया। मतलब इसका जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल जिसको हम स्लोप कहते हैं, इसका टेंजेंट बेसिकली जो कहते हैं उसको स्लोप कहते हैं। तो इस एंगल का जो टेंजेंट बनेगा, सपोज करो ये थीटा है, तो इसका जो टेंजेंट आएगा यानी कि टेन थीटा आएगा, उसको हम स्लोप कहते हैं, जो के बराबर होगा, यानी कि जो एन आर टी के बराबर होगा, यानी कि जो एन आर टी के बराबर होगा। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू के विच इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये एन आर टी के बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के? मतलब अगर अलग अलग टेम्परेचर पे, अब मैं टेम्परेचर भी बदल दूं तो मुझको कंफर्म है कि अलग अलग लाइन बनेगी, लेकिन हर लाइन का जो थीटा होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। मतलब जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और थीटा कौन है? इट्स द एंगल विथ विच दैट लाइन हैज बीन ओरिएंटेड अराउंड। जिस एंगल पर वो लाइन टिकी हुई है वो एंगल है। तो अगर टेम्परेचर कम है तो थीटा की वैल्यू कम है, टेम्परेचर बढ़ा थीटा बढ़ा, और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? ये थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया? क्योंकि हमने जब स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करा तो हमको बहुत क्लियर दिख गया कि स्लोप के है, स्लोप के जिसको हम एनआरटी भी बोलते हैं, और अगर के को हम एनआरटी बोलते हैं तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि टेन थीटा को भी हम स्लोप कहते हैं, तो टेन थीटा एनआरटी हो गया। अब हमने कहा अगर टेन थीटा एनआरटी हो गया मतलब थीटा टी पे डिपेंड करेगा। थीटा एन पे भी डिपेंड कर सकता है, आर पर तो नहीं करेगा क्योंकि आर तो सर्वे सर्वा कांस्टेंट रहेगा हमेशा। बट अगर हमने यही कर्व बॉयल्स इक्वेशन को अलग अलग टेम्परेचर पे देखा तो फिर हमारा कर्व तो एक कर्व तो सेम बनेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ही बदल दोगे तो कर्व भी बदल जाएगा, कर्व भी बदल जाएगा। अभी ये लाइन बनी, कोई दूसरी लाइन बनेगी, कोई तीसरी लाइन बनेगी। अभी उस पर मैं आता हूं। इतना पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज दिस पर्टिकुलर थिंग, कि ये अलग अलग टेम्परेचर पर आपको ये अलग अलग एंगल देगा। क्लियर हो गया? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अगर हम यही कर्व को अलग अलग टेम्परेचर पे बनाएंगे तो वो अलग टेम्परेचर पे बन तो जाएगा, अलग अलग कर्व बन तो जाएंगे, लेकिन फिर कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा कौन सा कम होगा वो कैसे पता चलेगा? तो वो यहीं से पता चलेगा कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब ये हो गया कि भैया जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका थीटा भी ज्यादा होगा, या कहना चाहिए जिस कर्व का थीटा ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या करा? पीवी इक्वल टू के माना, आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर करा, और के की वैल्यू हमने निकाल ली एनआरटी। हमें पता है के जो होता है वो स्लोप के बराबर भी है, स्लोप ऑफ लाइन प्लॉटेड। स्लोप ऑफ लाइन कौन सी? जो किस में प्लॉट हुई हो? प्लॉटेड बिटवीन पी वर्सेस 1/v। तो p वर्सेस 1/v में जो प्लॉट होगी उसके स्लोप के बराबर भी होगा, और वो हमें पता है स्लोप थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो k जो हो गया वो टेन थीटा के बराबर हो गया, और टेन थीटा के बराबर हमारा एनआरटी भी हो गया फिर, क्योंकि k एनआरटी के भी बराबर है। तो इससे ये पता चला कि थीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t के, अगर t तुम अलग अलग कर रहे हो कर्व को अलग अलग रखने के लिए। तो अगर एक कॉमन बात करी जाए, तो एक कॉमन बात अगर अपन करें तो ये हो गया हमारा प्रेशर, ये हो गया हमारा 1/v, 1 वॉल्यूम। ठीक है, वी गेट दिस एज स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जो थीटा एंगल पर चलेगी, ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जो इस थीटा एंगल पर चलेगी, और ये थीटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बना है जहां पर टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस दौरान जो टी होगा टेम्परेचर, वो टी आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो टी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मान लो टी कांस्टेंट नहीं है तो फिर अलग अलग थीटा आएंगे, मतलब अलग अलग कर्व आएंगे अलग अलग थीटा पर। नाउ दिस इज अ कर्व ऑफ द सेम, सो दिस विल बी द कर्व ऑफ द सेम ग्राफ बट एट डिफरेंट टेम्परेचर। सेम ग्राफ इन द सेंस की सेम जो गैस है वो सेम है, प्रेशर वॉल्यूम वही चेंज कर रहे हैं उतने रेशियो में, बट अलग अलग टेम्परेचर पे चेंज कर रहे हैं। सो इफ नाउ Boyle's law
बॉयल्स कर्व, या कहना चाहिए बॉयल्स आइसोथर्म कर्व। हल्के आइसोथर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रखेंगे। तो नाउ बॉयल्स कर्व कैन बी प्लॉटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर्स पे भी प्लॉट कर सकते हैं। एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एज गिवन बिलो। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी प्लॉट कर सकते हैं एट गिवन बिलो। कैसे प्लॉट कर सकते हैं देखेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर वी हैव दिस एज प्रेशर, यहां पर वी हैव दिस एज 1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, और ये हमारे कर्व्स आएंगे। कैसे कैसे कर्व्स आएंगे देखेंगे आप। ये एक गया हमारा T1 टेम्परेचर पे, देखेंगे इधर, ये एक गया हमारा T1 टेम्परेचर पे। सब ओरिजिन से स्टार्ट होंगे क्योंकि सबका y इंटरसेप्ट 0 है। तो देखो कर्व बदल गया, T2 टेम्परेचर पर आ गया। ये कर्व आ गया आपका T3 टेम्परेचर पे। ये आपको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कर्व्स मिलेंगे। T4 पर एक और आएगा, T5 पर एक और आएगा, अलग अलग कर्व्स पे अलग अलग टेम्परेचर आएगा। अब ये पता करना कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर कम है और कौन सा ज्यादा है, तो उसके लिए सबके एंगल देखने पड़ेंगे। उसके लिए हमें सबके एंगल देखने पड़ेंगे। ये एंगल हो गया आपका θ1 करस्पॉन्डिंग टू T1 टेम्परेचर। ये एंगल हो जाएगा आपका θ2 करस्पॉन्डिंग टू T2 टेम्परेचर। T2 का कर्व जो है वो ये है, तो उसका जो एंगल होगा वो θ2 होगा। एंड ये हो जाएगा आपका θ3 करस्पॉन्डिंग टू T3 टेम्परेचर। तो θ1 θ2 θ3। अब इसमें कौन सा थीटा बड़ा है, सबसे बड़ा एंगल θ3 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हम देख चुके, वहां देखो पीछे की स्लाइड में ऑलरेडी देख चुके कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका थीटा बड़ा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। सो एज वी नो θ1 से बड़ा है θ2 से बड़ा है θ3। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर में भी यही चेंज आएंगे कि T1 से बड़ा है, दिस इंप्लाइज T1 से बड़ा है T2 और T2 से बड़ा है T3। यही हमें यहां पर चेंज मिलेगा और ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए आएगा। ये चीज डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए आएगी। तो T1 सबसे कम है, सबसे कम टेम्परेचर T1 है। लोअर टेम्परेचर पे ये कर्व बना जिसमें छोटा एंगल बना, कर्व बड़ा, T2 बड़ा, तो T2 बड़ा टेम्परेचर हो गया और कर्व का एंगल बड़ा, स्ट्रेट लाइन का एंगल बड़ा, तो T3 और बढ़ गया। तो T1 से सबसे छोटा है, उससे बड़ा T2 टेम्परेचर है, उससे बड़ा T3 टेम्परेचर है। यहां पर θ1 θ2 और θ3 से हमने ये निकाला। तो हमें दो चीजें पता चल गई। एक, जो कांस्टेंट होता है वो nRT के बराबर होता है, जहां n मोल्स होते हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर होता है। अगर हमने वही बॉयल्स इक्वेशन को अलग अलग टेम्परेचर पे निकालना है, हमें उसे आइसोथर्म नहीं रखना, वही सेम गैस, हम प्रेशर और वॉल्यूम का वही रेशियो बदल रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर डूइंग इट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो आपके अलग अलग कर्व बनेंगे। हाँ, किसी एक कर्व पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बदल दोगे तो फिर कर्व बदल जाएगा। अब T2 वाले कर्व पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, लेकिन वो अब नए कांस्टेंट T2 के हिसाब से चलेगा। फिर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो फिर कर्व बदल गया, लेकिन तीसरे कर्व में हर पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। बस इस बार जो कांस्टेंट रहेगा वो T3 के हिसाब से होगा। तो ये आपको मिलेगा, और जिसका भी एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि एंगल बेसिकली थीटा होता है, जिसका टेंजेंट आप निकालते हो तो स्लोप होती है। और हमने कहा था कि स्लोप nRT के बराबर होगी, क्योंकि स्लोप हमारा k आ रहा था और k हमारा nRT के बराबर आ रहा है। तो हमने कहा n और r कांस्टेंट रख लेते हैं। स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो स्लोप जो होगा वो सिर्फ टेम्परेचर पे फिर डिपेंड करेगा। तो अगर आपने बॉयल्स इक्वेशन को अलग अलग टेम्परेचर पे निकाला है, तो वो एंगल जिसका सबसे ज्यादा थीटा होगा, वो लाइन जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा, थीटा होगा, एंगल होगा, उसका करस्पॉन्डिंग का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा, और जिसका थीटा सबसे छोटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी सबसे कम होगा। तो ये T1, उससे बड़ा T2, उससे बड़ा T3। संपट पड़ी ये पूरी चीजें। क्लियर हो गया ये सारे ग्राफ। तो मन में कोई ग्राफ को लेकर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना।
एक हमने दो ही ग्राफ पढ़े कायदे में, एक P वर्सेस V और एक P वर्सेस 1/V। P वर्सेस V में ज्यादा कुछ नहीं है, हमने क्या करा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दिया और वहां पर अलग अलग टेम्परेचर पे हमने हाइपरबोला का कर्व बदलते रहे, बस सभी हाइपरबोला रहा लेकिन सब कर्व अलग अलग बनता गया, अलग अलग प्लॉटिंग होती गई। उसमें टेम्परेचर नहीं बता सकते क्योंकि दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमने क्या करा, हमने 1/V के साथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाल ली और फिर हमने वहां पर एंगल का रोल देख लिया। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एन एंगल पार्ट। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमें क्लियर है, सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे और बात करते हैं बॉयल्स लॉ पर, कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हम लोग प्रेशर वॉल्यूम का कर्व, प्रेशर और 1/V वॉल्यूम का कर्व कहना चाहिए, अगर अलग अलग टेम्परेचर पे बढ़ाएंगे तो कौन सा टेम्परेचर कितना ज्यादा कितना कम होगा ये हमें उसके एंगल से पता चलेगा। जिसका थीटा कम होगा उसका टेम्परेचर भी कम होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा। आगे और मुद्दे की बात करते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब यहां पर डेंसिटी के साथ रिलेशन भी देख सकते हैं हम। डेंसिटी के साथ कैसे देख सकते हैं? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर से मास ऑफ अ गिवन गैस इज m, गिवन मास जो है गैस का वो m है, डेंसिटी ऑफ गैस इज रो जी, डेंसिटी जो गैस की मानेंगे वो रो जी मानेंगे, एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज v एट प्रेशर p। नाउ एज पर बॉयल्स लॉ वी कैन से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो यहां पर pv इक्वल टू k कांस्टेंट आएगा। v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी के टर्म्स में, बिकॉज वी नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो यहां से हम वॉल्यूम क्या लिख लेंगे? तो यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, और मास हमने मान लिया m और डेंसिटी हमने रो जी, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू m बाय रो जी। रख दो यहां पर, तो v की जगह m बाय रो जी इक्वल टू k। सो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो जी। बहुत सिंपल है ये, क्योंकि यहां पर रो चला जाएगा। तो गिवन मास ऑफ अ गैस के लिए अगर हम यहां से इक्वेशन को रीराइट करें तो p इंटू m विल बी इक्वल टू k इंटू रो जी, k इंटू रो जी। अब अगर गिवन मास है गैस का कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स दोनों हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो p विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो जी। इसका मतलब जितना गैस का प्रेशर ज्यादा लगाओगे, जितना गैस पर प्रेशर ज्यादा लगाओगे उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उस गैस की डेंसिटी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, बढ़नी भी चाहिए, बिकॉज प्रेशर तुम ज्यादा लगाओगे। प्रैक्टिकली सोचो, प्रेशर ज्यादा लगाओगे मींस तुम लोग मास को कम वॉल्यूम में कंसंट्रेट कर रहे हो। मास तो गैस का उतना ही है जितना रहेगा, बट प्रेशर लगाने से वो मॉलिक्यूल पास पास आ गए। तो पहले वो उतने ही मॉलिक्यूल ज्यादा जगह पे रहते थे, अब तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो उतने ही मॉलिक्यूल सब कम जगह पे रह रहे। तो अचानक क्या होगा? मास तो वही रहेगा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी बढ़ गई, इट विल बिकम मोर डेंस, इट विल बिकम मोर डेंस। तो यहां पर डेंसिटी सीधे तौर पे बढ़ेगी अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो जी। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस की डेंसिटी उस पर्टिकुलर पार्ट पे। स्क्रीनशॉट ले लें तो यहां से क्लियर हो गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस, यानी कि मतलब डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर पे। तो प्रेशर, तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस pressure of gas is directly proportional to density of gas, is directly proportional to density of gas. So more you apply the pressure, more denser will be the gas in that particular container या किसी भी solution के अंदर। कंटेनर में भी ले सकते हो, किसी solution के अंदर में भी ले सकते हो। तो जितनी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी बढ़ेगी। दिस इज वॉट वी आर हैविंग। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इसके आगे बात करते हैं। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट मास ऑफ गैस, से एट प्रेशर P1 डेंसिटी इज रो G1 एंड एट प्रेशर P2 डेंसिटी इज रो G2। तो आपने जब कह दिया कि P1 पर K टाइम्स ऑफ, बल्कि P1 इंटू M इक्वल टू K टाइम्स ऑफ रो G1 हो जाएगा, और P2 इंटू M इक्वल टू, प्रेशर बढ़ा दिया तो इट विल बी
रो G2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कांस्टेंट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, m से m कैंसिल हो गया और k से k भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू रो G1 अपॉन रो G2। तो ये आपका एक और इक्वेशन आ गया, यानी कि P1 अपॉन P2 आपका V2 अपॉन V1 भी होता था, बट यहां पर रो G1 अपॉन रो G2 भी हो गया, यानी कि डेंसिटी के टर्म्स में भी हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो डेंसिटी के टर्म्स में भी आप ये बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा कंप्लीट बॉयल्स लॉ, और ये बिल्कुल माना जाता है कि जो आइडियल गैस होती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है, यानी कि हर गैस को ये फॉलो करना चाहिए, और अगर करेंगी तो हमारी आइडियल गैस बनेंगी, आदर्श गैस बनेंगी। क्योंकि भैया जो भी नियम कायदे पालन करेगा, कल से मैं सारे नियम कायदे पालन कर लूं तो मैं आदर्श इंसान, वैसे तो मैं हूं समाज का आदर्श इंसान, बट एनीवे अगर हम सारे नियम कायदों का पालन करेंगे तो हम आइडियल पर्सनालिटी हो जाएंगे। वैसे ही अगर गैस को बोला गया कि भैया अगर तुम सारे लॉज, और सारे लॉज में पहला लॉ तो फॉलो कर ही लो, बॉयल्स लॉ, तो तुम आइडियल गैस हो जाओगी। बट असल में हर गैस ये लॉस को फॉलो नहीं करती, मतलब इनफैक्ट कोई भी गैस इन लॉस को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये लॉस बनाए गए, ये नियम बनाए गए, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एनी आइडियल गैस विल फॉलो द बॉयल्स लॉ, और आइडियल गैस जो होगी वही फॉलो करेगी, जो आदर्श होगी वही, मतलब कहना चाहिए फॉलो कर रही है तो आदर्श है, इसलिए तो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी, इसलिए वो गैस आइडियल गैस होगी, तो आइडियल गैस ही ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। क्लियर हो गया? तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्या, बॉयल्स लॉ के बारे में, और काफी चीजों की चर्चा कर रही, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट काफी समझ लिए हमने इसके, और ये बड़ा प्रैक्टिकल हम जब सोचते हैं, हम जब ऑब्जर्व करते हैं, तब भी हम यही देखते हैं कि किसी भी गैस का अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रोवाइडेड अगर ये चीज आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे और फिक्स्ड मास ऑफ गैस के साथ कर रहे हो तो। बस यही बॉयल्स लॉ है। क्लियर? डन? कुछ एग्जांपल से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके और समझते हैं बॉयल्स लॉ में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ को कुछ एग्जांपल की मदद से भी आपके लिए समझाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, एक डेफिनेट टेम्परेचर है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कंटेनिंग few marble was found to be 1 liter at pressure 2 atm। अच्छा, एक सिलेंडर है, उसमें कुछ मार्बल रखे हुए, मार्बल जो होता है ना, मार्बल के टुकड़े डाल दिए उसमें गैस भी है, ऐसा नहीं है गैस नहीं है, उसमें गैस भी है। तो सपोज करो मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भी है, इसमें कोई गैस भी है, और इसमें कुछ मार्बल के टुकड़े भी डाल दिए। ठीक है, शेप्स में सिलेंडर का शेप अगर होगा तो अपन देख लेते हैं डायरेक्टली। शेप में से सिलेंडर का शेप है नहीं, देख लेते हैं। नहीं है, ओके। ठीक है, एक और ले लेते हैं ऐसा। इससे अच्छा अपन हैंड्स फ्री बना लें यार इससे। ठीक है, वैसे बन तो गया, चलें। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको उठाकर अपन को रखना पड़ेगा, इसको उठाकर अपने को रखना पड़ेगा। ओके, इसको उठाएंगे और थोड़ा सा यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब सही है। देखो यहां पर तो हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने कोई गैस भरी थी, सपोज करो ये गैस है, और इसमें कुछ चिप्स भी थे, मार्बल के पीसेस थे इन द फॉर्म ऑफ मार्बल चिप्स। तो मार्बल के टुकड़े भी थे, तो वो मार्बल के टुकड़े भी बना लेते हैं अपन, इसके अंदर रख देते हैं। ये कुछ मार्बल के टुकड़े थे, तो ये मार्बल के टुकड़े थे। ठीक है, और इस गैस का जो वॉल्यूम था इट वाज 1 लीटर, 1 लीटर। तो वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, से दैट इज V1, 1 लीटर, और वी कैन राइट इट एज 1000 ml,
और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी कह सकते हैं अपन। एंड द प्रेशर एट दिस टाइम वाज 2 atm। तो प्रेशर इस टाइम पर कितना था? इस टाइम पर जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर था 2 atm। ठीक है। नाउ व्हेन द प्रेशर ऑन द गैस वाज इंक्रीज टू 4 atm, प्रेशर बढ़ा दिया, 4 atm कर दिया, तो जाहिर सी बात है पिस्टन थोड़ा नीचे आ गया होगा। तो जब प्रेशर बढ़ाया तो द न्यू पिस्टन पोजीशन विल बी दिस। पिस्टन नीचे आ गया होगा, ये मूवेबल पिस्टन है तो ये नीचे आ गया होगा, और यहां पर जो कंडीशन थी वो बदल गई, यहां पर नया कंडीशन आ गई। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर प्रेशर को बढ़ाकर एक सिलेंडर बनाएंगे। तो ये अपन एक सिलेंडर बना रहे हैं, देखते हुए जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास यही सिलेंडर, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये वही सिलेंडर। अब यहां पर जो पिस्टन है वो थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब यहां पर वो पिस्टन अब आ गया, इट्स अ मूवेबल पिस्टन, तो वो इसकी तरफ मूव कर सकता है। तो अब ये पिस्टन आ गया, पहले वो ए स्टेट पर था, अब वो क्या है बी स्टेट पर आ गया, ये आ गया। तो प्रेशर ऑन द गैस वाज इंक्रीज। अब प्रेशर इंक्रीज किया तो पिस्टन नीचे आया, तो गैसेस थोड़ी कंप्रेस हुई होंगी, लेकिन अंदर का मार्बल कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि भैया मार्बल तो सॉलिड होगा और सॉलिड पर कोई असर नहीं होता। तो मार्बल तो जितना वॉल्यूम रखेंगे उतना ही रखेंगे। ये बी स्टेट हो गई, बी स्टेट पर सारी कंडीशंस लिख लेते हैं। तो प्रेशर जो लग रहा है यहां से वो P2 लगेगा, विच इज इक्वल टू 4 atm, एंड जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम विल बी V2 was increased to 4 atm. The volume of the cylinder was 625 ml. इस बार दे दिया 625 ml, तो 625 ml दे दिया। ठीक है, तो नया जो प्रेशर लग रहा है वो 625 ml लग रहा है। आपको क्या करना है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल इज 10 ml, एक मार्बल का जो वॉल्यूम है, ईच मार्बल, इसका जो वॉल्यूम है वो दे दिया आपको 10 ml, वो वॉल्यूम आपको 10 ml दे दिया। हाउ मेनी मार्बल्स वर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर, आपको यह बताना है मार्बल्स की संख्या कितनी है सिलेंडर में। क्वेश्चन समझ में आया? एक सिलेंडर था जिसमें गैस थी और मार्बल था। इनिशियली वो 2 atm प्रेशर पर 1 लीटर वॉल्यूम रखते थे, लेकिन जब प्रेशर बढ़ाया 4 लीटर कर दिया, तो जो प्रेशर है वो 625 कम हो गया। जाहिर सी बात है कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। और उस समय जो वॉल्यूम है वो आपको दे दिया। अब बस आपको यह बताना है कि कितने अंदर मार्बल के पीसेस पड़े हुए हैं, कितने टुकड़े पड़े हुए हैं। अगर एक मार्बल का जो वॉल्यूम है वो आपको दे दिया गया है 10 ml, तो आपको यह बताना है एक मार्बल का वॉल्यूम अगर 10 ml दे दिया है तो कितने टुकड़े पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन में देखो सिंपल है, कॉमन सेंस लगाना है। जब भी आप किसी सिलेंडर को दबाओगे, उस पर ज्यादा प्रेशर लगाओगे, तो अंदर की जो गैस है वो कंप्रेस होगी। कौन होगी? गैस। तो वो वॉल्यूम जो बदलेगा वो गैस का बदलेगा, मार्बल का वो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, क्योंकि मार्बल इज इन सॉलिड, सो मार्बल विल नॉट गोइंग टू चेंज इट्स वॉल्यूम। तो मार्बल का वॉल्यूम पहले भी जितना था उतना ही रहेगा। तो उस वॉल्यूम को, मार्बल के वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा गैस के टोटल वॉल्यूम से, क्योंकि अगर कोई कह रहे हैं 1 लीटर की गैस है, तो 1 लीटर में गैस भी है और मार्बल भी है, तो आपको मार्बल का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। और उतना ही वॉल्यूम सेकंड स्टेट पर जब हो गया था ए से बी पर, तब भी आपको उतना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। दोनों वॉल्यूम माइनस करने पड़ेंगे और फिर लगाना पड़ेगा बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ में जो वॉल्यूम आता है वो गैस का आता है, तो इसलिए माइनस करके ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये तो वो चीजें थी जो अभी तक क्वेश्चन में दी थी। नाउ सोल्यूशन देखेंगे। लेट द नंबर ऑफ मार्बल पीसेस बी एक्स, अपन मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल के जो टुकड़े हैं, मार्बल पीसेस बी एक्स, हम लोग एक्स मान लेते हैं। सो टोटल वॉल्यूम विल बी, टोटल वॉल्यूम मार्बल का कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल बी 10 - x, सॉरी 10x, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 10x, क्योंकि एक का 10 ml है ना, तो इट विल बी 10x और दैट टू इन ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स विल बी 10x ml, तो 10x होगा।
और ये 10x स्टेट ए के वॉल्यूम में से भी माइनस होगा, क्योंकि 1 लीटर जो है वो गैस का वॉल्यूम है प्लस मार्बल का वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम ऐड है, तो उसमें से सिर्फ गैस का वॉल्यूम निकालना है, तो 1000 में से 10x माइनस करना पड़ेगा। और स्टेट बी में भी जो 625 है वो गैस और मार्बल दोनों का ही वॉल्यूम है, और उस समय भी मार्बल का वॉल्यूम वही है जो स्टेट ए में था, यानी कि 10x, तो 625 में से भी 10x माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर स्टेट ए, सो दिस इज फॉर स्टेट A, pressure is equal to 2 atm and volume of gas, volume of सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, will be equal to 1000 minus 10x in ml। बोलो 1000 क्यों? क्योंकि 1000 ml था। माइनस 10x क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो मार्बल का है वो 10x है, तो माइनस हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, according to Boyle's law, हम क्या कह सकते हैं? PV equal to K constant. So this implies PV equal to K constant. P is 2 into 1000 minus 10x equal to K, and let this be equation 1. Let this be equation 1. तो स्टेट ए में आपको इक्वेशन 1 आ गई। फॉर स्टेट 2 यहां पर देखेंगे। Now this is all for state 2. This is for all state 2. तो for state 2 यहां पर देखेंगे। So for state 2, this is state 2 कौन सी है? state B है, बल्कि state B जहां पर प्रेशर 4 atm कर दिया है, and volume of gas will be equal to 625 minus 10x। क्यों 625 माइनस 10x? क्योंकि टोटल वॉल्यूम है 625, जिसमें से 10x तो मार्बल का वॉल्यूम है, तो वो माइनस करना पड़ेगा गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स इक्वेशन, इसमें भी PV इक्वल टू K होता है। सो दिस इंप्लाइज PV इक्वल टू K मतलब 4 इंटू 625 माइनस 10x इक्वल टू K। तो 4 इंटू 625 माइनस 10x इक्वल टू K, जो अगेन एक कांस्टेंट K के बराबर हो गया। तो ये कांस्टेंट K के बराबर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड में से दोनों K के इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व हो गया बस। फ्रॉम 1 एंड 2, वैसे तो हमें पता है ना P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। ये स्टेट A मान लो, ये स्टेट B मान लो, ठीक है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो दिस वी कैन राइट इट एज, पहले स्टेट में 1000 ml था, 2 ATM के प्रेशर में 2 ATM का प्रेशर था, और 1000 माइनस 10x था। ये प्रेशर और ये वॉल्यूम 2 इंटू 1000 माइनस 10x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 625 माइनस 10x will be equal to 4 into 625 minus 10x। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमें x की वैल्यू आएगी, और x ही तो हमारे नंबर ऑफ मार्बल्स माने हम। x क्या माना है? लेट द नंबर ऑफ मार्बल पीसेस बी x, तो वही तो हमने x माना है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से 2 जा 4 हो जाएगा, तो वहां सिर्फ 2 बचेगा। तो 1000 माइनस 10x इक्वल टू 625 इंटू 2 1250, तो दिस विल बी 1250 माइनस 20x। तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस 10x यही रहेगा, और 20x यहां आएगा, तो 20x इक्वल टू 1250 माइनस 1000। मैथ से यहां से तो 10x इक्वल टू 1250 में से 1000 चला गया 250, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू विल बी 250 अपॉन 10, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 25। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 25। सो देयर आर 25 मार्बल पीसेस। तो दिस इंडिकेट्स 25 मार्बल पीसेस आर प्रेजेंट इन द solution, in the cylinder. 25 marble pieces are present in cylinder. तो 25 मार्बल पीसेस जो होंगे वो सिलेंडर में प्रेजेंट होंगे, 25 मार्बल पीसेस। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया।
ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो 25 वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि 25 मार्बल पीसेस प्रेजेंट है हमारे पास सिलेंडर में, 25 मार्बल पीसेस। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो 25 विल बी द आंसर, और ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व, कुछ नहीं, बॉयल्स लॉ लगाया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर दिया, क्योंकि PV K के बराबर आ रहा है ना, यहां पर आप देख लो, तो PV K के बराबर आ रहा है, ये प्रेशर और वॉल्यूम ये भी K के बराबर, ये प्रेशर और वॉल्यूम ये भी K के बराबर, 1 और T को आपस में इक्वल कर दिया, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। x की वैल्यू एक इक्वेशन, एक अननोन x, क्लियरली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने यहां सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 25 आ गई। बस इसमें कैच ये था कि जो गैस का वॉल्यूम था उसमें माइनस करना पड़ेगा मार्बल के वॉल्यूम को, ठीक है, क्योंकि मार्बल आपका सॉलिड है, और ये जो लॉस बने गैस के लिए बने, और जो गैस होगी वो कंप्रेस नहीं होगी प्रेशर लगाने से कि भैया वो भी कंप्रेस हो गई। मार्बल का भी जो मतलब जो सॉलिड होंगे वो कंप्रेस नहीं होंगे, गैस तो होगी, सॉलिड मार्बल्स जो होंगे वो कंप्रेस नहीं होंगे, गैस तो कंप्रेस होगी, ठीक है ना, गैस की बात नहीं, सॉलिड जो मार्बल पीसेस है वो कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि लॉस जो है वो गैस लॉस है, सॉलिड के लॉस नहीं है, ठीक है। तो उतना लॉ आपको क्या करना पड़ेगा, मार्बल का माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया है सारे आंसर्स? तो अब भैया इसका स्क्रीनशॉट लपक ले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लपक ले, फिर हम लोग इसकी डीपीपी को सॉल्व करेंगे, तो उसमें और धुआंधार क्वेश्चंस देखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लें इस पार्ट का, इस पार्ट का भी ले लें, क्योंकि यहां पर अपन ने सॉल्व किया है पूरा, एक्स की वैल्यू निकाली है 25, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा बॉयल्स लॉ, पहला पार्ट जो गैस लॉस का था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। बॉयल्स लॉ को बहुत डिटेल में हमने देखा है, ठीक है, अलग अलग ग्राफ बनाकर भी समझा है, ग्राफ के हिसाब से भी देखा, और अलग अलग एग्जाम्पल को के तौर पर भी हमने देखा है कि कैसे एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। और इन केस अगर आप कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो जो कि YouTube पर नहीं मिल रहा है, या YouTube पर आप एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट नहीं देख पा रहे हो, तो सबसे बेहतर तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com आकर लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तरीका बहुत आसान है, वेबसाइट ब्राउजर पे जाना है, magnetbrains.com लिखना है, आपको होम पेज पर सारे कोर्सेज, सारी कैटेगरीज में आपको कोर्सेज दिखेंगे, आपको JEE की कैटेगरी में जाना है, वहां पर आपको क्रैश कोर्स दिखेगा, क्रैश कोर्स के साथ आपको ये रेगुलर JEE के कोर्स दिखेंगे। रेगुलर JEE के कोर्स में आपको केमिस्ट्री के कोर्स पर आना है, जैसे आप केमिस्ट्री के कोर्स पर आओगे यहां पर सारे लेक्चर्स की लिस्टिंग होगी, पूरा चैप्टर वाइज आपको लेक्चर्स दिखाई देंगे, जिसके बगल में प्लस का आइकन होगा, जैसे ही प्लस का आइकन आप क्लिक करोगे सभी टॉपिक वाइज वहां पर लिस्टिंग आ जाएगी, पूरा टॉपिक, पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और सीक्वेंस में पढ़ना में ही आपका फायदा है, सीक्वेंस में पढ़ने में, जो यूट्यूब पर आपको कभी नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पर आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो आपको उस टॉपिक का वीडियो तो मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस टॉपिक में जो थ्योरी आपने पढ़ी अब उसको अप्लाई कैसे करना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है, या इसका जो अगला टॉपिक है कहीं वो इससे कनेक्टेड तो नहीं है, तो अगला टॉपिक है कौन सा, क्योंकि केमिस्ट्री के ज्यादातर टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, अपने एक टॉपिक का किसी आगे पीछे के टॉपिक से कोई लेना देना होता है, तो वो टॉपिक्स हमें जो मिलते हैं सीक्वेंस में वो वेबसाइट पे मिलेंगे। तो वेबसाइट पर क्योंकि पूरा सीक्वेंस है, और डीपीपी भी जो आप सॉल्व करोगे ना, जो अभी थ्योरी पढ़ी उसके क्वेश्चंस को अप्लाई करना, तो डीपीपी भी यहीं से डाउनलोड कर लोगे, देखो नीचे पीडीएफ का एक आइकन आ रहा है, तो वहां से आप तुरंत डीपीपी भी डाउनलोड कर लोगे कि ये टॉपिक है तो इसके नीचे इसकी डीपीपी, और लेक्चर बिल्कुल हाई क्वालिटी के बफर फ्री वीडियो इस तरीके से रन होगा, बिल्कुल इस तरीके से रन होगा। और ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कोई पैकेज लेना है, कोई कोड लगाना है, कुछ भी नहीं करना, 100% फ्री एजुकेशन है, सब कुछ आपको फ्री एक्सेस करना है, कहीं कोई कोड नहीं लगाना, और एक या दो चैप्टर नहीं बल्कि कंप्लीट सिलेबस जो आपको मिलेगा, कोर्स जो मिलेगा IIT JEE का, वो 100% फ्री मिलेगा। और बाकी आपको पता है यूट्यूब पर ना सिर्फ JEE बल्कि नीट की भी तैयारी चल रही है, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है, तुम्हारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो ऐसे चैनल की तलाश में जहां पर वो नीट की प्रिपरेशन कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर नीट बायो, नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री के बैक टू बैक अपडेटेड लेक्चर्स आप लोगों को अपलोड हो रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ इस चैनल का लिंक शेयर करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी आप भी सब्सक्राइब करें, और चैनल सभी JEE और नीट एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।